महिलाओं को जो धर्म देखकर उनके ऊपर अटैक किया गया, कलमा नहीं पढ़ पाए, उनको मारा गया, तो आज भारतीय सेना ने उसका बदला लेते हुए एक टेररिस्ट कंट्री, जिस कंट्री में जो सेना के लोग हैं वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जहां टेररिस्ट कैंप्स हों वहां जाकर घुसकर उन टेररिस्ट कैंप्स को तबाह करना और दर्जनों टेररिस्ट को मार करके और बिना किसी नुकसान के वापस आना, ये गौरव का, ये वैभव का, ये वेलर का, ये वीरता का दिन है कि बदला ले लिया है। ख़ास तौर से हमारी सेना ने उन महिलाओं का जिनका सिंदूर उजाड़ा था, उनका ऑपरेशन सिंदूर करके बदला लेकर के भारत के लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारतीय सेना, भारत के लोग, भारत की सरकार सदैव उनके साथ है। माओ के बेटों को इस मौलाना मसूद अजहर ने मारा, कितने इनोसेंट लोगों की हत्या की। आज जब उसका परिवार ख़त्म हुआ तो उसे महसूस हो रहा है कि किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से बेगुनाह लोग मरते हैं। कि मौलाना मसूद अजहर के परिवारजन और उसके साथ आतंकी मारे गए तो पाक सेना के प्रमुख, पुलिस के प्रमुख, कई वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े बड़े जो वहाँ के नेता हैं वो सब पहुँचे। इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आतंकियों के साथ हैं। और आज तो हमारे आर्मी चीफ ने कहा भी, अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है, तो निश्चित तौर पर पिक्चर बाकी है। भारत की जनता, भारत के लोग भारतीय सेना के साथ, भारतीय सरकार के साथ, सबके साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है वो बंद होगा। कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन वो प्रायोजित एजेंडा कहीं और का चलाते हैं इस देश में। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश बदला मांग रहा था और भारत ने बदला ले लिया है। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हम आए हैं अश्विनी दुबे जी के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड लॉयर हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका पांचजन्य पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। पाकिस्तान भारत में घुसकर यहाँ की बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करता है और किया भी। वही नाम देकर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी गई। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन पर? देखिए, भारत के लिए बड़ा गौरव का, बड़ा सम्मान का, भारतीय सैनिकों की वीरता का और भारत के करोड़ों देशवासियों का मस्तिष्क ऊंचा रखने का दिन है ये। हमारी ग्लोरी, हमारा वैभव, हमारी महिलाओं को जो धर्म देखकर उनके ऊपर अटैक किया गया, कलमा नहीं पढ़ पाए, उनको मारा गया, तो आज भारतीय सेना ने उसका बदला लेते हुए एक टेररिस्ट कंट्री, जिस कंट्री में जो सेना के लोग हैं वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जहां टेररिस्ट कैंप्स हों वहां जाकर घुसकर उन टेररिस्ट कैंप्स को तबाह करना और दर्जनों टेररिस्ट को मार करके और बिना किसी नुकसान के वापस आना, ये गौरव का, ये वैभव का, ये वेलर का, ये वीरता का दिन है। मैं समझता हूँ कि बदला ले लिया है। ख़ास तौर से हमारी सेना ने उन महिलाओं का जिनका सिंदूर उजाड़ा था, उनका ऑपरेशन सिंदूर करके बदला लेकर के भारत के लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारतीय सेना, भारत के लोग, भारत की सरकार सदैव उनके साथ हैं। सर, खास बात एक और भी है, क्योंकि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने थे। यहाँ तक कि ये भी पुख्ता जानकारी निकल के आई है, जो मोस्ट वांटेड आतंकी है भारत का मसूद अजहर, उसका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया है और अब वो कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। देखिए, बिल्कुल, कितने बहनों का, कितने सिंदूर उन्होंने उजाड़ा, कितने माओ के बेटों को इस मौलाना मसूद अजहर ने मारा, कितने इनोसेंट लोगों की हत्या की। आज जब उसका परिवार ख़त्म हुआ तो उसे महसूस हो रहा है कि किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से बेगुनाह लोग मरते हैं। आज उसे समझ में आ रहा है और मैं समझता हूँ कि अंत यही नहीं है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आतंक पे चलता है, आतंक को प्रोत्साहित करता है, आतंक को प्रायोजित करता है। और पूरी दुनिया में अगर मदर ऑफ़ टेररिज्म किसी को कहेंगे, किसी कंट्री को, तो वो पाकिस्तान को कहेंगे। तो मौलाना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा,
या वहाँ पर और भी जैसे हाफिज़ सईद जैसे जो टेररिस्ट हैं उनके जो कैंप हैं उनको जो उड़ाया है भारतीय सेना ने, ये हमारे लिए खुशी का पल है, हमारे लिए गौरव का पल है। और हमारा देश एक सशक्त नेतृत्व के हाथ में, क्योंकि आतंक अटैक ऐसे ही होते, सैकड़ों लोग आप देखिए कि मुंबई ब्लास्ट में मारे गए, आप 26/11 में देखिए कितने लोग मारे गए, आप ये दिल्ली में जो सरोजनी नगर वगैरह में ब्लास्ट हुआ उसकी बात करिए। भारत दशकों से पाक प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान इसमें जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को नकारता रहा है। लेकिन एक ऐसी सशक्त सरकार ने, सशक्त आर्मी, सशक्त एयरफोर्स, सशक्त हमारी नेवी के द्वारा जो हमारा वेलर है, जो हमारा गौरव है, उसको दिखाया है और हमेशा से दिखाया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और टेररिस्ट कंट्री के लिए एक लेसन है, और ये जो आतंकी गतिविधियों को संचालित करते हैं उनके लिए भी एक लेसन है। अगर वो ऐसा करेंगे तो भारतीय सेना घुस कर मारेगी। ये नया भारत है। हर बार पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा लेके आ जाता है, ये हमला हुआ उसके बाद प्रोपेगेंडा चला रहा है कि आतंकी ठिकानों को नहीं बल्कि आम पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना बनाया गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम हमला करेंगे, इसका जवाब हम हिंदुस्तान को ज़रूर देंगे। अमेरिका की तरफ से कहना है कि ऐसा तुम नहीं करोगे। बाकायदा स्टेटमेंट आया है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो वो जंग के तौर पर देखा जाएगा। ये यहाँ पे ये सवाल पूछने का मेरा मतलब ये था कि एक लीगल टर्म होता है, जब आप इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती, वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वॉर को लेकर भी कई सारे नियम कानून होते हैं। ये जो एक्शन भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लिया गया, ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं, एक्ट ऑफ रिटेलिएशन है, जो कि उन्होंने 22 को यहाँ किया। और हर देश को नियम है कि आप अपने देश की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। ये नियम क्या है और ये इसको कैसे फॉलो करते हैं, ये आम नागरिकों के लिए जानना भी ज़रूरी है। देखिए, युद्ध का सबसे पहला नियम है, और ख़ास तौर से जो UN डिक्लेरेशन है उसके मुताबिक, कि किसी भी देश के जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और ये जो भारत ने ख़ास तौर से जो कल ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, वो टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले जो जगह और टेररिस्ट जो वहाँ पर मौजूद थे उनको मारा है। और ये रिटेलिएशन में इसलिए मारा है क्योंकि पहले पाक प्रायोजित जो आतंकी थे उन्होंने पहलगाम में घुस करके हमारे दर्जनों लोगों के, 26 लोगों के नृशंस हत्या की थी। उसके बदले में, रिटेलिएशन में, उन पाक आतंकी शिविरों को तबाह करना भारत का और हर कंट्री का पहला अधिकार। आप देखिए, ओसामा बिन लादेन को एटमाबाद में, पाकिस्तान में जा करके और अमेरिकी सेना ने वहाँ पर कार्यवाही करके मारा था। तो ये कहना कि जो है ये पाकिस्तान के सिविलियंस को मारा, पाकिस्तान हमेशा से झूठी कंट्री है और कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। देखें बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार करते हैं, खैबर पख्तून में कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, कैसे 1971 से पहले वो बांग्लादेश में जा करके बांग्लादेशी जो उस समय लोग अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उनके ऊपर अत्याचार करते। तो पाकिस्तानी सेना एक झूठी सेना है जिसका कहीं पर कोई जो है नाम नहीं है, और पाकिस्तानी सेना एक आतंक को प्रायोजित करती है। लेकिन भारत एक चूंकि रिटेलिएशन में इसलिए उन पाक शिविरों को ध्वस्त करना, पाक प्रायोजित लॉन्च पैड ध्वस्त करना भारत की जिम्मेदारी, क्योंकि वहाँ से लगातार आतंकी गतिविधियाँ चल रही थी। तो इसीलिए जो US के प्रेसिडेंट का एंडोर्समेंट है भारत की इस कार्यवाही पर, वो ये साबित करता है कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है और भारत एक सशक्त राष्ट्र है। भारत, इजराइल और जो लोग आतंकी गतिविधियों से, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं वो साथ में हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन, तो निश्चित तौर पर सेना अगर रिटेलिएट करेगी तो यह वॉर इसलिए माना जाएगा कि फिर जो UN का कन्वेंशन है, UN डिक्लेरेशन है, उसका वायलेशन होगा। क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर अटैक नहीं किया, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। भारतीय सेना ने प्रॉपरली वीडियोग्राफी करते हुए वहाँ के जो आतंकी शिविर थे, जो उन आतंकी शिविरों को नष्ट किया। और मौलाना मसूद अजहर क्या है, वो इंटरनेशनल डेसिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान में रह रहा है, ये सबको पता है। उसके परिवारजनों को, उसके साथ में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो टेररिस्ट है, उनको मारना कब से एक्ट ऑफ वॉर हुआ?
ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, एक्ट ऑफ रिटेलिएशन एंड सेल्फ डिफेंस है, जो हर देश के सैनिकों को, हर देश की सेना को, हर देश के लोगों को प्राप्त है। वैसे ही भारत ने किया। तो पाकिस्तान का फॉल्स प्रोपोगेंडा तो हमेशा से चलता आया है, तो उस प्रोपोगेंडा पर दुनिया जानती है कि आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। तो जिन जिन ठिकानों को उड़ाया गया है उसमें बहुत सारे तो ऐसे ठिकाने थे जहां से आतंकियों को ट्रेन किया गया, यहां तक कि 26/11 के आतंकी भी उसी लॉन्चिंग पैड से, उसी ट्रेनिंग कैंप से ट्रेन होके भारत में दाखिल हुए थे। तो एक इस एक्शन को जो भारत सरकार के और भारतीय सेना की तरफ से ये लिया गया है, क्या लगता है कि एक कड़ा मैसेज गया है? क्या लगता है कि पाकिस्तान जो हरकतें करता आया है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इससे कुछ हद तक वो बदलेगा, या वो एक ऐसा देश है जो कभी बदल नहीं सकता और उस पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में त्रिशंकु सरकारें चलती हैं। एक तो जो सेना सरकार चलाती है, एक जो आतंकी सरकार चलाते हैं। आज देखिए, मौलाना मसूद अजहर के परिवारजन और उसके साथ आतंकी मारे गए, तो पाक सेना के प्रमुख, पुलिस के प्रमुख, कई वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़े बड़े जो वहाँ के नेता हैं वो सब पहुँचे। इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आतंकियों के साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि वो सुधरेगा, ये समय बताएगा कि सुधरना हो। तो पुलवामा के बाद जब हमारे मिराज जा करके और वहाँ अटैक करके आए थे, उसके बाद कई सालों तक ऐसा लगा था कि अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर ऐसी हरकतें किया। तो जहाँ पर सेना आतंक को प्रायोजित करती हो और सरकार जो है उस पर एक्शन नहीं ले सके और सरकार के दबाव में काम नहीं करते, तो वहाँ तो ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा, इमरान, ऐसे आप देखिए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में दुष्कर्म हो जाता है, तो इससे बैड डे उस देश के लिए क्या होगा। इमरान खान का जो लेटर है, इमरान खान के साथ जेल में वहाँ के मेजर ने दुष्कर्म किया और इसका कोई खंडन भी नहीं किया गया। और वो तो ये सब समझ में आता है कि पाकिस्तान कैसी कंट्री है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक आतंक प्रायोजित करने वाली कंट्री है, आतंकी कंट्री है, जिसका काम ही है खून खराबा करना और आसपास के देशों में, अपने पड़ोसी देशों में जो है आतंक फैलाना और आतंकियों को प्रायोजित करना। तो मैं समझता हूँ अगर फिर होगा, फिर उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। और आज तो हमारे आर्मी चीफ ने कहा भी, अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है। तो निश्चित तौर पर पिक्चर बाकी है। भारत की जनता, भारत के लोग भारतीय सेना के साथ, भारतीय सरकार के साथ, सबके साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट ऑफ टेरर पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है वो बंद होगा, ताकि भारत शांति नहीं से। तो रिटेलिएशन हमेशा से जो है, अगर नहीं वो करेंगे तो जैसे हम जंग जीतते आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एक अगर होती भी है तो वो भी जीतेंगे। दुनिया भारत के साथ में खड़ी है। दुनिया को पता है कि भारत एक सशक्त देश है और वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी देशों से मित्रता और दुनिया को एक अलग ही ज्ञान देने वाला, मैंने शांति का संदेश देने वाला देश। लेकिन उसके बाद भी वैसा करते हैं तो ऐसा भी मैसेज नहीं है कि शांत हैं पर योद्धा नहीं है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है। जब पहलगाम का हमला हुआ तो हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। सीधे सीधे जो पीड़ित थे उनके बयान आए, उन्होंने सारी आप बीती बताई कि क्या हुआ था वहाँ पर। उसके बाद देश में उबाल आया, नाम आया पीओके का, कि अब वक्त आ गया है कि पीओके छीन के लाना है। तो क्या, क्योंकि हम लीगली, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाएंगे, लीगली क्या तरीका है कि पीओके को हासिल किया जा सके, या फिर जंग ही इसका एकमात्र सल्यूशन है? देखिए, पीओके तो हमेशा से भारत का ही अंग रहा है। अगर हम 1948 की जो महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो उन्होंने साइन किया था उस समय, उसमें भी अगर आप देखिए कि उसके मुताबिक भारत, वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के मुताबिक पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट है। तो जिन्ना ने धोखा करके और फौज को कबीलाई के रूप में भेज करके जो जिन्ना ने किया, और उस समय की जो सरकारें थी, उन सरकारें उस मामले को यूनाइटेड नेशंस में लेकर के चली गई, जबकि सरदार पटेल के हाथ में, सरदार पटेल वो कभी नहीं जाने देते और वहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी बात इसलिए भी कोई नहीं रह गई क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से खुद भी वो तमाम जो डिक्लेरेशंस थे उनको उसने मानने से मना कर दिया। तो हाल फिलहाल तो उसने बोला भी कि शिमला समझौता उसने, वैसे भी शिमला समझौते को अमल करने से उसने मना कर दिया, उसको अबेंस में चल गया। तो जब शिमला समझौता अबेंस में चला गया तो टेरिटरी जो हमारी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से हमारे पास आएगी, वो चाहे युद्ध से आ जाए,
वो चाहे लोगों के वहाँ पर जो प्लेबिसाइट है वो करवा के आ जाए, और चाहे भारतीय सेना वहाँ से जा कर के ले, चाहे यूनाइटेड नेशंस कहे या पाकिस्तान जो है खुद दे दे, आना तो वो है ही है, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। और इसीलिए आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है, उस असेंबली में वहाँ की जो सीट्स हैं वो हमेशा से रिजर्व रखी जाती हैं। और आप भारत को देखेंगे तो भारत कभी भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मांगता। पाकिस्तान फोर्सफुली हमारे कश्मीर को जो ऑक्यूपाई करके रखा है उसके लिए स्ट्रगल करता है। हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो जिम्मेदार हमारे देश के लोग हैं वो हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है और लेकर रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि तिथि, दिन और समय जब आएगा वो आ भी जाएगा। आप देखिए हमारे देश में इतना अगर हमने अटैक किया और हमने रिटेलिएट किया तो उस रिटेलिएशन के बारे में किसी को खानों खबर नहीं चलती। तो जो सीक्रेसी है वो सीक्रेसी भी मेंटेन होती है। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में बहुत सशक्त सरकार है, बहुत सशक्त नेतृत्व है, निश्चित तौर पर इसके बारे में सोचे होंगे। सर, एक बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो सबूत मांगे गए थे। आज चीख चीख कर पाकिस्तान ही सबूत दे रहा है कि भारत ने ऐसा किया। राजनीति बहुत हुई थी, आज भी राजनीति हो रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही। लेकिन ये सवाल कांग्रेस के कुछ नेता की तरफ से ये भी उठाया गया कि हाँ एयर स्ट्राइक की, लेकिन आपने कितने आतंकियों को मार दिया। आज सबूत नहीं मांगे जा रहे हैं लेकिन ये पूछा जा रहा है कितने आतंकियों को मार दिया। इस तरीके की राजनीति पे आप क्या टिप्पणी करें? देखिए, देश के इमोशंस में जो लोग, जो राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के लोग ऐसी बात करते हैं, देश के इमोशंस के सामने अगर वो ऐसी बात करते हैं तो उनको जनता का रुख पता है। जिन लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का, जिन लोगों ने एयर स्ट्राइक का और जिन लोगों ने ख़ास तौर से उरी अटैक के बाद जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका जिन्होंने सबूत मांगा था, वो आज कहाँ हाशिए पर चले गए हैं। इसी देश में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला करके कैसे कहते थे कि सबूत दो कि तुमने एयर स्ट्राइक किया। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर कैसे वो हंसी करते, आज वो कहाँ हैं? और जो सत्य है वो सत्य है। और कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, फोर्स एक्सोडस हुआ, उस पर जो द कश्मीर फाइल्स है एकदम ट्रू बेस्ड स्टोरी थी। वो उसके निर्माता जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें अगर दिखाना पड़ेगा तो हमारे पास तो सब कुछ सबूत है, एफिडेविट्स हैं, हम कहीं पर कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। वो और जो राजनेता करते थे जो उस समय एयर स्ट्राइक का सबूत दीजिए, एयर स्ट्राइक का सबूत दीजिए, एयर स्ट्राइक का सबूत दीजिए, जनता ने उनको एयर स्ट्राइक का सबूत दिया। और कभी भी सेना के गौरव का सबूत नहीं मांगा जाता, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ हर एक नागरिक जो है सैनिक हो। तो दूसरा होता क्या है कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन वो प्रायोजित एजेंडा कहीं और का चलाते हैं इस देश में। तो वो जो प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं वो एक्सपोज्ड हैं। वो जो इसको हम कहते हैं गैंग, खान मार्केट गैंग कह लीजिए, या ऐसे जो कुछ पत्रकार हैं जो पत्रकार प्रायोजित खबरें चलाते हैं, जो पत्रकार हमारे देश की सेना को, हमारे देश की सरकारों को उसके खिलाफ जो लाभकारी बातें ली गई उसके खिलाफ काम करते हैं। अब राफेल को लेकर के देखिए कितना हो हल्ला उस समय मचा था, चौकीदार चोर है नारा लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें तो कहीं पर कोई डील में कोई करप्शन तो आया नहीं। आज देखिए उसी राफेल ने कितना बड़ा काम कर दिया। 2 दिन पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, मजाक उड़ाया ही जा रहा था तमाम तरह से। और आज भी लोग जो भारत में बैठे हुए भारत का खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिविलियंस को क्यों मार रहे हैं। तो ये जो लोग प्रायोजित तरीके से काम करते हैं, और जिन्होंने पहले फाइज़र जब आया, जिस समय देश कोविड जैसी इमरजेंसी से दौड़ रहा था, तो फाइज़र फेस कर रहा था, तो उस वैक्सीन को भारत में लगाया जाए और भारत आत्मनिर्भर नहीं बना, उसके लिए कितने प्रयास इन लोगों ने, कितनी पिटीशंस लगी। इजराइल युद्ध लड़ रहा था फ़लस्तीन के साथ और भारत ने अपनी सेना, भारत जो है सपोर्ट कर रहा था रसद सामग्री से, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगी। हिंडनबर्ग जैसी चीज़ें जब आती हैं, जो ख़ास तौर से वहाँ पर यूएस में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है, भारत में पिटीशंस लग जाती है, भारत में इंक्वायरी होने लगती है। पहलगाम के बाद भी आप देखिए कि वो पिटीशन लगती है। जॉर्ज सोरोस जैसे जो डीप स्टेट है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है अनरेस्ट कंट्री में, वो करते हैं। लेकिन भारत देश बहुत
मजबूत देश है और भारत का नेतृत्व बहुत सशक्त है, हमारी सेनाएं बहुत सशक्त हैं। इसलिए भारत की सेना की तुलना दुनिया के किसी भी सेना से नहीं की जा सकती है। भारत की सेना गौरव की बात करती है, भारत की सेना आत्मनिर्भरता और सक्षम होने की और साथ ही बलिदान की बात करती है और देश की सीमाओं की रक्षा करती है। तो थल जल नभ हर जगह ये हमें सुरक्षित कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रश्न उठाना तो है ही नहीं। और लेकिन ये जो स्पॉन्सर्ड सिडो लोग हैं जो देश में रह करके और देश के खिलाफ बात करते हैं, तो वो जनता जानती है। वो सिर्फ उनकी फॉलोइंग सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है, ट्विटर तक या एक्स तक या और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं तक। 13 दिनों में हमने ऐसे जो आप बोल रहे हो सोशल मीडिया तक वो सब सीमित है, कई प्रोपोगेंडा वीडियोस भी देखे, यहाँ तक कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सर गायब हुई प्रधानमंत्री की तस्वीर भी शेयर की जाती है, जिसके बाद उसे डिलीट भी करना पड़ता है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जब कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आती है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो एक जिन निकल आता है मानवाधिकार उल्लंघन का। ये टर्म गढ़ा किसी और वजह से गया था, लेकिन अब ये मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सवाल पूछकर कि आम नागरिकों को मारा गया, भले ही आतंकियों को मारा जाए, वो चीज़ें फिर से निकली हैं। ये चीज़ें ना हो, इनसे कैसे निपटा जाए, और ये जो मानवाधिकार उल्लंघन चीज़ है इसका वास्तविक अर्थ क्या है जिसको अब अनर्थ बना दिया गया है? मानवाधिकार एक तरफा कभी नहीं होता है। मानवाधिकार के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उनका मानवाधिकार जो पत्थरबाजी से घायल होते थे, एक पहलू उनका मानवाधिकार जिनके पास हथियार तो होते थे लेकिन चलाने की आज़ादी नहीं होती थी। एक पहलू उनका मानवाधिकार कि जिनके पति पत्थर खा खा करके शहीद हो जाते थे और उनकी पत्नियों के मानवाधिकार की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्थर मारने वालों के मानवाधिकार की चर्चा होती थी। वहीं दूसरी तरफ पत्थर और जो है लोगों को कुचल कुचल के या वहाँ दौड़ा दौड़ा के मार देने वालों के मानवाधिकार के, जो वहीं जो बंदूक की गोलियों से सैनिकों को मार दिया जाता था उनके मानवाधिकार की चर्चा। तो ये एक ऐसा टर्म था जिसका अब्यूज और मिसयूज इस देश में उन लोगों ने किया जो लोग भारत को नहीं चाहते थे कि भारत सशक्त राष्ट्र बने। जो लोग हमास जैसे आतंकी संगठनों को जब इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर अटैक करने लगा और फ़लस्तीन और इजराइल युद्ध में गए तो हमास के लेक्चर्स करवाते थे केरल में, जो पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हों, जो लोग भारत में रह करके और कहते हों कि जो पानी रोक रहे हैं या तो सदियों से सालों से चला आ रहा है, उनकी देश के प्रति आस्था नहीं है, उनकी आस्था देश को डीस्टेबलाइज करने में। तो इस बात को सब लोग बहुत बखूबी समझते हैं। तो ये बिल्कुल भी जो एक टर्म है मानवाधिकार की, वो मानवाधिकार की गलत व्याख्या हमेशा से होती रही। लेकिन जैसे ही एक सशक्त सरकार है, उस सशक्त सरकार ने मानवाधिकार का सही प्रयोग करना शुरू किया और कहा कि मानवाधिकार हर व्यक्ति के सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों की व्यक्ति की रक्षा करता है। तो मानवाधिकार हमारे सैनिकों का है, मानवाधिकार जो हमारे 26 लोग जिनको धर्म पूछ करके कलमा नहीं पढ़ने की वजह से मार दिया गया, उनका भी मानवाधिकार। मानवाधिकार उन लोगों का भी था जो कश्मीर में जो वहाँ से फोर्स एक्सोडस में जो वहाँ से जेनोसाइड से निकल करके आए, उनका भी मानवाधिकार था। तो मानवाधिकार के दोनों पहले तो जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार वो इंश्योर करना पड़ेगा उनको कि हर किसी के मानवाधिकारों की रक्षा की बात करें। आम आदमी का भी उतना ही मानवाधिकार है जितना एक सैनिक और उसके परिवार का है। सर, हमने सेलेक्टिव देखा है पिछले कुछ सालों में। अगर हम जाएं तो एक सेलेक्टिव मानवाधिकार वाली चीज़ें हुई। अगर टेररिस्ट है तो उसके हक के लिए पहले बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे नाम भी हैं, अब तो आइडेंटिफाई भी हुए हैं। ये सब चीज़ें कब ख़त्म होंगी? ये कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, जब तक प्रायोजित एजेंडा देश में और क्रॉस बॉर्डर फंडिंग से चलता रहेगा, तब तक ये जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ख़ास तौर से जो एक तरफा व्याख्या करते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, वो चलता रहेगा। लेकिन अब लोगों को समझ में आया है। दूसरा, आप जो मीडिया के माध्यम से सेलेक्टिव नरेटिव सेट किया जाता है, या कुछ ऐसे पोर्टल्स और चैनल्स हैं जो भारत के विशेष और इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि
पार्टी के जो है आधिकारिक ट्विटर एक्स हैंडल से भारत के प्रधानमंत्री का सर ही गायब। तो ये उसी बात को तरजीह देना है जो सरतन से जुदा, जो कनाडा का वहाँ पर कर्नल जो एम्बेसी में काम करता था उसने कहा सरतन से जुदा कर देंगे। तो इसका मतलब आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी इंडिविजुअल के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो इस देश के हर उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री जिसने वोट दिया भी है, जिसने वोट नहीं दिया, जिसकी आइडियोलॉजी उनसे मिलती है, जिसकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। उन्होंने भारत के शौर्य पराक्रम और भारत के लोगों की रक्षा के लिए, और ख़ास तौर से जो भारत में हमारी जो बहनें वहाँ पर टूरिस्ट गए थे उनका सिंदूर उजाड़ा गया, उसके लिए उन्होंने काम किया। तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि देश को डिवाइड करने वाली बात है। और जो पॉलिटिकल एजेंडाधारी लोग हैं, जो सेलेक्टिव नैरेटिव चलाते हैं, वो चलाते हैं। तो ये बातें हमारे सभी लोग समझते हैं, कोर्ट्स भी समझती हैं, सब समझते हैं कि कैसे नैरेटिव देश में पता चला। आप याद करिए कि जिस समय छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ुम आया था तो लोग निकल करके आतंकियों, जो नक्सली थे, उन नक्सलियों के सब खिलाफ खड़े हो रहे थे। कुछ लोगों को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी और जो अर्बन नक्सल थे, उन सब ने पिटीशन लगाई और उसके बाद सलवा जुड़ुम को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद चुन के नक्सलियों ने, जिन लोगों ने उस समय उनके आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनको मारना शुरू किया। लेकिन अब देखिए नक्सलिज्म का खात्मा हो रहा है। तो ये जो आतंक और आतंकी गतिविधियों वाले लोग ज़्यादा समय तक नहीं चलते, ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं। आप देखिए टर्की में जब भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले रक्षा सामग्री पहुंचाने वाला, भारत वहाँ जाकर मदद करने वाली कंट्री थी। लेकिन आज जब कुछ ऐसी बात आई तो वहाँ की जल सेना जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। तो ऐसे सेलेक्टिव नैरेटिव वाले लोगों को क्या कहेंगे? मगर सवाल फिर भी ये है, भारत बहुत विशाल देश है। डाइवर्स ओपिनियन होना और डाइवर्स देश व्यू लेकर के देश को नुकसान पहुंचाना, दोनों में अंतर। नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की अदालतें काम करती हैं, ऐसे लोगों को डील करती हैं। तो सेलेक्टिव नैरेटिव चलाने वालों से सबको पता है, पुलिस को भी पता है, अदालतों को भी पता है कि ऐसे नैरेटिव्स नहीं चलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ लॉ ऑफ द लैंड भी है। मगर ये आज का जो कल का पराक्रम था भारतीय सेना का, रिटेलिएशन का, आतंकी शिविरों को नष्ट करने का, वो बड़ा सराहनीय है और उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और जैसे अब अभी आप देख ही रहे थे कि कैसे कितने लाखों पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ रह रही हैं, शादी उन्होंने पाकिस्तान में किया, रहे यहाँ रही हैं। यही मेरा सवाल था। दरअसल जब हमला हुआ, हमले के बाद बहुत सारे एक्शंस लिए गए सरकार की ओर से और कुछ सेलेक्टिव लोगों की तरफ से उसका मजाक भी उड़ाया गया। जैसे आपने पानी रोक दिया, हाँ ये बड़ा हमला कर दिया, या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की बात हुई। उस दौरान बहुत सारे खुलासे हुए। कई लोग हैं जो 25-25 साल 30-30 साल से रह रहे हैं, नागरिकता उनके पास पाकिस्तान की है लेकिन सुविधाएं वो सारी हिंदुस्तान की उठा रहे हैं। तो इसको लेकर जो बॉर्डर क्रॉस जो मैरिजेस होती हैं, इसको लेकर लॉ क्या कहता है, उस पर कुछ विस्तार से बताइए। क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत तरीके की कन्फ्यूजन्स हैं कि इतने टाइम तक रुके कैसे, रुके तो अगर नागरिकता क्यों नहीं छोड़ी, यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं ली, इसको आप थोड़ा समझाइए। अब ऐसे समझिए कि शादी करने में पाकिस्तानी से कहीं कोई बाउंडेशन नहीं थी। अब यहाँ से लोग जाते थे, शादी करती थी और वापस आ जाती थी, बच्चे पैदा करके रहने लगती थी। इस बात में या तो एजेंसीज हमारी पहले की थी, वो विजिलेंट नहीं थी, या उनके पास डाटा नहीं था, या उनके पास साहस नहीं था। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में वो इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें लगता था कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, इनको देश छोड़ने की बात कहेंगे, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। और नतीजा ये होता था कि वही लोग जो पाकिस्तानी माइंडसेट से, पाकिस्तान के एजेंडे से भारत में रहते थे, वही आईएसआई के स्लीपर सेल की तरह काम करते थे, वही आईएसआई के को सूचना पहुंचाने का काम करते थे, और वही जब कभी मैच या कुछ चीज़ें होती थी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। भारत के लोगों के ऊपर, भारत की आत्मा के ऊपर इतनी बड़ी चोट हुई, के झंडे को कुचला जाने लगा तो वो लोग झंडा निकाल करके जो है कुचलने से मना करने लगे। यानी उनके मन में पाकिस्तान प्रेम था। और हम सब आश्चर्यचकित थे ये देख करके कि लाखों लोग भारत में, पाकिस्तान में शादी करने के बाद बच्चा पैदा करने भारत में आ रहे हैं और भारत में रह रहे हैं। ये प्रायोजित तरीके से स्लीपर सेल का काम नहीं है तो और क्या है। और उन लोगों को सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ने उन नागरिकों को लेने से भी मना कर दिया।
फिर हमारे जो मानवाधिकार संगठन हैं या हमारे जो लोग हैं जो उनके हक में काम करते हैं, बोले वो कहाँ जाएंगे, उनको रहने दीजिए। और उसी तरह से आप देखिए, जब रोहिंग्याओं जो हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उन रोहिंग्याओं को हटाने की बात की जाने लगी, तो वही जो एजेंडाधारी लोग हैं वो कहने लगे कि वो रिफ्यूजी हैं, जबकि कोर्ट ने उनको रिफ्यूजी नहीं बोले, रिफ्यूजी नहीं हैं, वो तो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेटर हैं, वो हमारे देश में घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठ करके वहाँ से आए हुए हैं। तो उनको जो है हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैसे चारों तरफ फैले हुए हैं अगर आप देखें तो, और वही देश के लिए ख़तरा बने हुए हैं। कितनी पाकिस्तानी, कितनी बांग्लादेशी, कितनी रोहिंग्याओं की बस्तियां हैं चारों तरफ से, लेकिन उनको हटाने देने में यहाँ के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर से कुछ प्रायोजित लोग हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ इनका प्रायोजित, उनके भी संबंध, वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर है कि उनको पैसा मिलता है इस बात के लिए। डिस्टेबलाइज़ करें इस कंट्री को, डेमोग्राफी इस कंट्री की चेंज करें, कैसे जल्दी से जल्दी डेमोग्राफी चेंज हो, ये सब प्रायोजित तरीके से चलता है। और मैं समझता हूँ कि जनता भी समझ रही है, अदालतें भी समझ रही हैं, और बहुत जल्दी जैसे यूएस जो आसाम अकॉर्ड हुआ, आसाम अकॉर्ड में भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, कट ऑफ डेट फिक्स की। अब जल्दी सवाल ये है कि उन लोगों को उनके देश में वापस भेजा जाए, ताकि संदेश खली जैसे भी जो बांग्लादेशी यहाँ पर आकर के आतंक करते थे और जो है फिर वापस बांग्लादेश फिर उनको चले जाते थे, या वहाँ से आकर यहाँ पर जगह जगह अपने अड्डे बना करके और भारत के लिए खतरा, उन लोगों को हटाया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से भारत जो है सुचारू रूप से चल सके, यही हम सब कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे बात भी हुई, और आज दिन भी अच्छा है क्योंकि इतना बड़ा काम किया गया है। आज 13वां दिन है और 13वें दिन पे मुंह तोड़ जवाब भी मिला है पाकिस्तान को। फिलहाल आप लोग देखते रहिए 5 जन राष्ट्र हित की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।